Good evening, everyone. We have Master Prathamesh. Prathamesh is a 12-year-old brand ambassador of Tinkerbell, a braille learning company device for visually impaired people. He has appeared in Shark Tank India, Superstar Singer, Startup India, and Digital India Week. He is a motivational speaker and winner of Indira Gandhi Diversity Award 2023. So I request each and every one of you to give a huge round of applause to Prathamesh Sinha. प्रथमेश सिन्हा। नमस्कार, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है। नाम तो सुना ही होगा। मैं 12 साल का हूँ। ये तो 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो स्टैंडर्ड 7 में पढ़ते हैं। मैं भी हूँ, पर आज मैं 7th स्काई पे भी हूँ, क्योंकि आज मुझे G2 बैंगलोर चैप्टर के इवेंट में इनवाइट किया गया है, जिसके लिए मैं सबसे पहले G2 बैंगलोर चैप्टर की और G2 साउथ चैप्टर की पूरी मैनेजमेंट टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे G2 के जितेश भैया को और विजीत भैया को, जिन्होंने हमें G2 बैंगलोर के साथ कनेक्ट किया। मैं जो G2 के चेयरमैन हैं, G2 और JPF के चेयरमैन सुभाष जी, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आरंभ ही प्रथम से किया है, यानी मुझे इसके फर्स्ट प्रोग्राम में बुलाकर उन्होंने मुझे एक सौभाग्य दिलाया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जीतते रहो और मुझे G2 के इवेंट में बुलाते रहो। जैसा कि मैंने बताया, मैं 12 साल का हूँ, पर मेरी कहानी 12 साल के एक आम बच्चे से थोड़ी अलग है। वो कहते हैं ना, कोई उम्र छोटी नहीं होती कुछ कर दिखाने के लिए। कोई उम्र छोटी नहीं होती कुछ कर दिखाने के लिए। हौसला चाहिए बस मंजिलों को पाने के लिए। परिस्थितियाँ आपको इतना कुछ सिखा देती हैं। परिस्थितियाँ आपको इतना कुछ सिखा देती हैं कि छोटी उम्र में ही ज़िंदगी के फ़लसफ़े समझा देती है। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ थिंकरबेल लैब्स का, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए स्मार्ट ब्रेन लर्निंग डिवाइस बनाती है, जिसका नाम है एनी। इस डिवाइस के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं शार्क टैंक इंडिया सीज़न 1 में अपीयर हुआ था। आई होप आप सभी ने वो एपिसोड देखा होगा। और थिंकरबेल लैब्स के साथ साथ मैं डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का भी हिस्सा हूँ। इसी डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम में मुझे थिंकरबेल लैब्स की तरफ से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका प्राप्त हुआ। और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक बात कही थी कि चुनौतियों को चुनौती देना मेरा स्वभाव है। कुछ इसी प्रकार मैं भी समझता हूँ, चुनौतियों को चुनौती देना मेरा भी स्वभाव है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं पॉजिटिविटी पे बहुत ध्यान भी देता हूँ और कई बार बहुत ज्ञान भी देता हूँ। और आज यहाँ पर बहुत सारे स्पीकर्स आएंगे जो आपको डिफरेंट मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में समझाएंगे, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, स्पिन सेलिंग, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के बारे में समझाएंगे। पर मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपना एक लिविंग एग्जाम्पल देकर आप सभी को मोटिवेट करने के लिए और अपनी पॉजिटिविटी यहाँ पर स्प्रेड करने के लिए। इसी पॉजिटिविटी से रिलेटेड एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है, जो कि एक सच्ची घटना है। मेरा जो छोटा भाई है वो अभी 6 साल का है। 2 साल पहले की बात है, जब वो 4 साल का था तब वो बहुत बदमाशियाँ करता था। एक आंटी ने मेरी मम्मा को कहते डॉन हो गए डॉन, तो मेरी मम्मा ने इस बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मम्मा एकदम कूल एंड काम, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि आंटी ने इतने छोटे बच्चे को डॉन बोल दिया और मम्मा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है, तब मैं समझा अच्छा आंटी ने कहा DON डॉन, पर मम्मा ने समझ लिया DAWN डॉन, मतलब राइजिंग स्टार है ये। तो समस्या को देखने का नजरिया बदलिए, समस्या अपने आप बदली से लगने लगेगी। मुझसे बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, पॉजिटिविटी की परिभाषा आपके लिए क्या है? पॉजिटिविटी की जो परिभाषा मेरे लिए है वो ये है कि किसी भी अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड या अनडिजायरेबल सिचुएशन में खुद को फॉर्मली खड़े रखना ही पॉजिटिविटी है। और अगर हम कोई गलती करें और किसी कार्य में असफल हो जाएं, तो अपनी असफलता को नज़रअंदाज ना करें, अपनी गलती से सीखें और उसे न दोहराने का प्रण लें। ये होती है पॉजिटिविटी। मान लीजिए मैं साइकिल चलाते हुए गिर जाता हूँ, तो
मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे लगी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं ध्यान रखूँगा कि गलती कहाँ मैंने की, गलती से मैं सीखूँगा, उसके बाद फिर से कोशिश करूँगा और मैं सफल ज़रूर हो जाऊँगा। तो असफलताओं को नज़रअंदाज मत कीजिए। जो गलती आपकी असफलता का कारण हो सकती है उस पर ध्यान देकर उसे न दोहराने का प्रण लीजिए। एक न एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। पॉजिटिविटी साथ ही साथ मेरे लिए जो है, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में गिरकर दुगनी ताकत से उठ खड़े होने की पावर, ये होती है पॉजिटिविटी। मेरी एक दवा है हाइड्रोकोर्टिसोल, और डॉक्टर ने कहा है कि जब कभी भी मेरी तबीयत खराब हो मैं उस दवा का डोज बढ़ा दूं और कम ना करूं और बढ़ा दूं। यानी कि जो मैं आधी टैबलेट लेता हूँ और मैं एक टैबलेट लेना शुरू कर दूं। पॉजिटिविटी भी कुछ इसी प्रकार है। अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं तो आप पॉजिटिविटी घटाइए मत और नेगेटिव मत होइए, बल्कि आप पॉजिटिविटी बढ़ा दीजिए और पॉजिटिव हो जाइए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने जीवन के कुछ पन्ने आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। जब मैं 16 महीने का था तब मुझे ब्रेन ट्यूमर होता है, जो कि गांठ थी जो ऑप्टिक काइज़्मा के ऊपर हो गई थी। ऑप्टिक काइज़्मा वो जगह है जहाँ पर दोनों आँखों की नसें एक साथ ज्वाइंट होती हैं। तो चूँकि इसने दोनों नसों को सप्रेस कर दिया, मेरे ब्रेन में इमेजेस बनना बंद हो गई और जिस वजह से मेरा विजन लॉस हो गया। चूँकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मैंने रेडिएशन नहीं लिया था, तो इसके रेकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। जैसा होता भी है, मेरी 8 साल की उम्र में इस ब्रेन ट्यूमर का रेकरेंस होता है और मेरा सेकंड ऑपरेशन होता है CMC वेल्लोर में। उसके बाद मैं रूबी हॉल हॉस्पिटल आता हूँ रेडिएशन लेने के लिए। वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स बताए थे कि आपको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, एक चीज़ जो याद आ रही है मुझे, उन्होंने कहा था आपका IQ कम हो सकता है। वेल, IQ तो कम नहीं हुआ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, हाँ QI ज़रूर बढ़ गया, क्वेश्चन इम्प्लीकेशन। फिर जब तक मैं वहाँ पर अंडर ऑब्जर्वेशन रहता था तब मैं वहाँ पर लोगों से बातचीत करता था और उनसे मैं पूछता था कि आपको क्या हुआ है, तो बताते थे। मैं कहता था कि कोई बात नहीं, आप एकदम ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाएगी। तो बिलीव मी, उस वक्त तक मुझे पॉजिटिविटी या पॉजिटिव ऑरा जैसा कुछ नहीं पता था। मुझे बस अच्छा लगता था कि मेरी बातें सुनकर उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत खुशी नज़र आती है। और फिर धीरे धीरे लोग मेरे इंतज़ार करने लगे कि आज उसका रेडिएशन होगा तो आज वो आएगा। और फिर धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल में बात फैल जाती है कि एक बच्चा है जो बहुत अच्छी बातें करता है। फिर डॉक्टर्स धीरे धीरे मेरी मम्मा के पास आते थे, मेरी मम्मा से परमिशन लेते थे कि क्या मैं इन्हें अपने पेशेंट्स के पास ले जाऊँ ताकि उन्हें भी मोटिवेट कर सके। तो 15 मिनट में रेडिएशन लेता था और फिर उसके बाद आधा घंटा मैं पेशेंट्स को मोटिवेट करता था। तो फिर मुझे रूबी हॉल से फर्स्ट इनविटेशन आता है उनके कैंपेन के लिए। तब मेरे नाम के आगे एक मोटिवेशनल स्पीकर इस्तेमाल हुआ था और तब से मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर का दर्जा मिला। मेरी मम्मा ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि इसे रेडिएशन करवाने ले जाते हो तो ये मोटिवेट करके आता है, या इसे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर ले जाते हो तब ये रेडिएशन करवा के आता है। उसके बाद जब मैं घर पर आया रिकवर होके कम्प्लीटली, तब काफ़ी सारे लोग मुझसे मिलने आते थे। बड़ा स्पेशल सा फील होता था, जो कोई भी आता था कुछ ना कुछ लेकर आता था, तो बड़ा मज़ा आता था। वेल, जोक्स अपार्ट, कुछ लोग आते थे, मेरा हालचाल पूछते थे और चले जाते थे। वेल, कुछ लोग जो आते थे वो मेरी सिचुएशन देखकर एकदम रोने लगते थे कि पहली बार ऑपरेशन हो गया, दूसरी बार ऑपरेशन हो गया। तो अब मैं उनके सामने प्रेजेंट में एकदम परफेक्ट बैठूं, पर वो पास में जाकर इमोशनल हो रहे हैं। अब मैं कैसे समझाऊं इन्हें कि ये जो ब्रेन ट्यूमर हुआ है मुझे, इसका नाम है क्रैनियोफ्रैंजिमा, ये रेकरेंस वाला ही ट्यूमर है। कैसे समझाऊं कि ICU में मेरे लंग्स में 2 लीटर पानी भर गया था, कैसे इन्हें सारे मेडिकल टर्म्स में समझाऊं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, अंकल आंटी आप सभी चिंता मत कीजिए, पहली बार जब ऑपरेशन हुआ था तब तो सिर्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया गया था, हर सॉफ्टवेयर को अपडेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए अपडेट करने के लिए दूसरी बार ब्रेन खोला था। मेरी ये बातें सुनकर वो लोग हंसने लगते थे और सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाती थी। सिचुएशन को आप भले अपने बलबूते पर बदल ना सकें, पर कम से कम आप अपने पॉजिटिविटी के द्वारा सिचुएशन को नॉर्मल ज़रूर रख सकते हैं। और
सामने वाला जो है उसको आप हिम्मत दे सकते हैं। वो सामने वाला जिसको आप हिम्मत दे रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज, कोई भी हो सकता है। आपकी हिम्मत देकर उन्हें हिम्मत मिलती है, इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप सभी ने महाभारत का यक्ष युधिष्ठिर संवाद तो सुना ही होगा, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर से बहुत से सवाल पूछते हैं। मुझे भी कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि जीवन की परिभाषा आपके लिए क्या है। जीवन की जो परिभाषा मेरे लिए है, मैं कहता हूँ कि जीवन जन्म से लेकर मरने तक की कहानी है। जीवन जन्म से लेकर मरने तक की कहानी है। किसी के लिए दुखों का सागर, किसी के लिए सुख का बहता पानी है। क्यों सोचे और दुखी हो, क्यों सोचे और दुखी हो, सबकी अपनी किस्मत और सबकी अपनी कहानी है। अकॉर्डिंग टू मी, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। जिनको ऐसा लगता है, मैं उन्हें ये बात बताना चाहूँगा कि बात बिल्कुल गलत है। फिर भी अगर आप ऐसा सोचते तो मैं ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ बात रोज़ पेटल्स की नहीं हो रही है, रोज़ की हो रही है। रोज़ हमेशा कांटों के साथ आता है, तो कांटे चुभना लाजमी है। और ये जो जीवन है हमारी कर्म भूमि जैसी है, जहाँ पर अपने कर्मों से हमें अपनी कहानी लिखनी है। और आप सभी ने स्पिन सेलिंग के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, जब मैं एक 12 साल का बच्चा स्पिन सेलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप सभी तो यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं। जैसा स्पिन सेलिंग में होता है, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन एंड नीड पे ऑफ, कुछ इसी प्रकार ज़िंदगी भी है। ज़िंदगी भी पहले हमें एक सिचुएशन देती है, फिर उसमें प्रॉब्लम देती है, वो प्रॉब्लम को बढ़ाती है और उसका सॉल्यूशन भी वो खुद ही देती है। पर शर्त यही है कि हमें उस सॉल्यूशन को देखने के लिए हिम्मत नहीं हारना है, वरना फिर हम वो सॉल्यूशन नहीं देख पाएंगे। हमें नेगेटिविटी में नहीं जाना है। अगर हमें वो सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी है। एक ना एक दिन वो सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अब भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। वो सभी स्वर्ग में रहकर अपने जीवन को आराम से जी सकते थे, तो फिर भी वो धरती पर आए सिर्फ मानवता को एक उदाहरण देने के लिए कि ये लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेस नहीं है, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए। इस धरती पर जो कोई भी जन्म लेता है उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। चाहे आप भगवान महावीर को ले लें, जीसस क्राइस्ट को ले लें, भगवान बुद्ध को ले लें, हर कोई यही उदाहरण देने के लिए इस धरती पर आए थे। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है, उसके 47वें श्लोक में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोष्ठ कर्मणि। इसका ये मतलब है कि हर प्राणी यहाँ पर कर्म करने आया है और कर्म करते हुए सिर्फ फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे अर्जुन कर्म करते हुए, कर्म था उनका युद्ध करना, पर वो फल की चिंता कर रहे थे कि अपनों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा। तो फल की चिंता आप मत कीजिए, कर्म करते जाइए। फल अगर आप कर्म अच्छा करेंगे तो फल आपको अपने आप अच्छा मिलेगा। कुछ ही दिनों पहले मैंने एक बुक पढ़ी, द एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। बहुत अच्छी बुक है, आप सभी भी एक बार ज़रूर पढ़िएगा। इसका जो पहला चैप्टर है उसमें कर्म को एज अ प्रोसेस डिफाइन किया गया है और गोल को एज फ्रूट, एज रिजल्ट डिफाइन किया गया है, एज फल डिफाइन किया गया है कि अगर आप प्रोसेस सही करेंगे तो आपका गोल अपने आप अचीव हो जाएगा, पर अगर आप प्रोसेस गलत कर देंगे तो आपका वो गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। इसको आप इस तरह से लीजिए, किसी को वज़न कम करना है और उसने डिसाइड किया है कि 10 किलो कम करना है, पर हरकतें वैसी ही हैं कि कम होना छोड़ो और बढ़ जाएगा, तो वज़न तो उसका कम नहीं होने वाला, उसका गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। उसने कर्म गलत किया, फल भी उसको नहीं मिलेगा। पर वो अगर प्रोसेस सही फॉलो करे, डाइटिंग वगैरह सब करे, तब उसका गोल जो है देखते ही देखते अचीव हो जाएगा। तो आप प्रोसेस सही करेंगे तो जो सर्टेन टाइम आपने सेट किया है उसमें आप खुद का बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। पर अगर आपने प्रोसेस गलत कर दिया तो जो सर्टेन टाइम आपने सेट किया है उसमें आप खुद का वेस्ट वर्जन बन जाएंगे। हमारा जो जीवन है वो कर्म प्रधान होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरत है योग्यताओं की, और योग्यताओं के लिए ज़रूरत है कुछ स्किल्स की, जैसे कॉन्फिडेंस, नॉलेज, खुद को अपडेटेड रखना, कड़ी मेहनत करना, कड़ी तपस्या करना, और तब जाकर आपको योग्यताएं प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हुए मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न आ रहा है। इस दुनिया की सबसे
पावरफुल चीज़ कौन सी है? जवाब है ह्यूमन माइंड। जी हाँ, ह्यूमन माइंड इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है और ये इतना पावरफुल है कि चाहे इस दुनिया में कितने ही एआई टूल्स क्यों ना आ जाए, ये ह्यूमन माइंड को कभी मात नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनको बनाने वाला भी एक ह्यूमन ही है। ये जो हमारा ह्यूमन माइंड है बिल्कुल एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह है। इसे अगर हम डंपिंग ग्राउंड बना देंगे तो हमारे विचार स्टिंक करने लगेंगे नेगेटिविटी के गार्बेज की वजह से। पर वही अगर हम इसमें सुगंधित पुष्प रूपी विचार बोएंगे तो हमारे विचार भी अच्छे निकलेंगे और फिर वो हमारी पर्सनैलिटी को सुगंधित कर देंगे, पूरे दुनिया में वो फैल जाएंगे और फिर हम सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी कहलाएंगे। और ये जो हमारा ह्यूमन माइंड है ये बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह होता है जिसमें दो साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जो लेफ्ट साइड है उसमें वर्कर्स काम पर लगे हुए हैं और राइट साइड में भी वर्कर्स काम पर लगे हुए हैं। अगर हम सुबह उठकर या कभी भी कुछ नेगेटिव सोचेंगे तो सब कुछ नेगेटिव होगा, पर अगर हम वही सब कुछ पॉजिटिव सोचेंगे और राइट साइड के वर्कर्स को काम पर लगाएंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें किस वर्कर को काम पर लगाना है, लेफ्ट साइड के या राइट साइड के, और हम किस पर भरोसा करते हैं। हमने हमारे बड़े बुजुर्गों को ये भी कहते हुए सुना होगा, शुभ शुभ बोलो, पर वो आखिरकार ऐसा बोलते क्यों हैं? क्योंकि हम जब कुछ बोलते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। हम तो भूल जाते हैं पर वो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है और अब वो उसे पूरा करने में जुट जाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह है जिसको हम इनपुट देते हैं कुछ सोचकर, वो आउटपुट देता है उसे कंप्लीट करके। इसको आप इस तरह से लीजिए कि मान लीजिए मैंने सोच लिया कि यार एग्ज़ाम तो मैं पास कर ही नहीं पाऊँगा, अब मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ, एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें अब रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और अब मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ, मुझे लगेगा कि मैं कितना ही पढ़ लूँ, मुझे लगेगा कि हाँ पास तो होना नहीं है, फिर पढ़ूंगा क्यों, ऐसी चीज़ें दिमाग में भरने लगेंगी। इसीलिए आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करेगा। इसीलिए आप पॉजिटिव सोचिए, मैं जीतने के लिए बना हूँ, जीतूंगा ज़रूर, और फिर देखिएगा आप एक दिन ज़रूर जीतेंगे, आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। और आगे बढ़ते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आज हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ईश्वर से अपना भरोसा हटा लेते हैं। यह एक कॉमन सा क्वेश्चन हम सबका रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और किसी न किसी वजह से होता है। और मैं इस बारे में एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक बच्चे की खेलते हुए उंगली कट जाती है और फिर उसको खेलने में बड़ी परेशानियां आ रही थी, तो उसकी माँ भगवान को बहुत कोसती है कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर तभी उस गांव में एक राक्षस आता है जो बच्चों की बलि चढ़ा रहा था। तभी वो उस बच्चे के पास आता है, पर उसे अपने गुरु की बात याद आती है, जिस किसी की भी तुम बलि चढ़ाओ उसका कोई भी अंग कटा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस बच्चे की उंगली कटी हुई थी, वो उस बच्चे को छोड़ देता है। तब उसकी माँ समझती है कि मैं भगवान को कोसती रही पर आज इसी वजह से मेरा बच्चा बच गया। तो किसी न किसी वजह से होता है, कुछ भी होता है, बस हमें वो वजह बाद में पता चलती है। और अगर आप मेरा भी एग्जाम्पल लें तो मैं ये सोचता था कि ये सेकंड ब्रेन ट्यूमर अगर नहीं होता तो क्या होता। इसका जवाब मुझे इस तरह से मिला, अगर ये सेकंड ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, ना मैं रूबी हॉल में आता, ना मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर का दर्जा मिलता, ना मैं ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन लेता, ना मुझे वहाँ पर एनी मिलती, और ना मैं शार्क टैंक में आता, और ना मैं आज आप सभी के बीच में होता। तो जो होता है किसी ना किसी वजह से होता है, बस वजह आपको बाद में पता चलती है। तो कभी भी किसी बुरी प्रॉब्लम की वजह से हिम्मत ना खोइए। आगे बढ़ते हुए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम मोटिवेशन के दम पे नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार हम मोटिवेट हो गए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लग गया कि हाँ अब तो ये कर ही सकते हैं, तो वो हम ज़रूर कर दिखाएंगे। मोटिवेशन अगर हमें लगता भी है कि नहीं कर पाएंगे तो मोटिवेशन की वजह से ज़रूर कर पाएंगे। एक बार ऐसा ही एक आदमी के साथ होता है, वो शहर से गांव की तरफ जा रहा था। उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और उसे अपने माँ को दवा देनी थी। तो शहर से गांव जाने के लिए एक नदी पड़ती है रास्ते में।
उस नदी को पार करने का एक ही रास्ता है, नाव। पर भयंकर तूफान आया हुआ था, नदी में बाढ़ आई हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर कोई नाव या नाविक नहीं था। तो वो आदमी सोचता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी माँ को वहाँ पर दवाओं की ज़रूरत है। तभी उसे वहाँ पर एक महात्मा देखते हैं, वो उनके पास भागे भागे जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। तो वो उनसे कहते हैं तुम्हें तैरना आता है? तो बोलते हैं हाँ तैरना तो आता है, पर मैं इस बहाव में बह जाऊँगा, मैं टिक नहीं पाऊँगा। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कागज़ दूंगा, तुम उसे पॉकेट में रखकर नदी में तैरो, वो कागज़ तुम्हें पार करवा देगा। वो आदमी बिल्कुल ऐसा ही करता है और साधु महाराज जो है उनके आगे एक शर्त रखते हैं, तुम बीच रास्ते में उस कागज़ को पढ़ नहीं सकते और वरना तुम वहीं डूब जाओगे, उस कागज़ की मंत्र शक्ति खत्म हो जाएगी। वो कागज़ को पॉकेट में रखकर पार कर जाता है और फिर जब वो घर पहुंचता है, माँ को दवा देकर उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तब वो रात को सोते समय उसे याद आता है उस कागज़ के बारे में। तो वो सोचता है कि ऐसा क्या मंत्र लिखा था, एक बार पढ़ के देखूं। तो कागज़ ब्लैंक था, वो देखता है कि कागज़ ब्लैंक है। तो वो साधु महाराज की बात समझ जाता है और मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्यता थी कि वो कर सकता था, बस उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो साधु महाराज ने उसके अंदर जगाया और फिर वो पार कर पाया। वेल मैं ये सोच रहा हूँ, अगर वो कागज़ बीच रास्ते में पढ़ लेता तो क्या करता, वो डूब जाता या पार कर जाता। वेल जोक्स अपार्ट, पर क्या हमें हर जगह साधु महात्मा मिलेंगे या फिर क्या हर जगह कोई ऐसा मिलेगा जो हमारी समस्या को समझे और फिर हमें उसके बल पर मोटिवेट कर सके? तो हमें कई बार सेल्फ मोटिवेशन भी खुद को करना चाहिए, सेल्फ मोटिवेट भी करना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन के दम पर हमें अपने अंदर सामर्थ्यता जगानी चाहिए और फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस दुनिया में हम नहीं कर पाएंगे। मैं आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहूँगा, आप सब यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं, स्टार्टअप ओनर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, पर आप सभी की लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कई सारी समस्याएं आती होंगी। कोई समस्या छोटी होती होगी, कोई बड़ी होती होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जितनी आप अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हैं उतना प्लीज़ आप अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हैं इस ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है खुद ज़िंदगी। तो आप अपने मेंटल हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दीजिए, जितना फिजिकल हेल्थ पर देते हैं उतना ही मेंटल हेल्थ पर भी दीजिए, तो बहुत अच्छा होगा और बहुत लाभकारी भी होगा। हमारे मन में जीवन से रिलेटेड बहुत से प्रश्न आते हैं कि जीवन में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर ज़िंदगी ने मुझे क्यों चुना, ज़िंदगी में मैंने किया क्या, ये सभी प्रश्न आते हैं हमारे मन में। तो मैं ये 4 लाइनें बताना चाहूँगा जो आप सभी ज़रूर याद रखिएगा। ज़िंदगी मिली है कुछ कर दिखाने के लिए, वक्त बुरा है तो बदल कर दिखाने के लिए। ज़िंदगी मिली है कुछ कर दिखाने के लिए, वक्त बुरा है तो बदल कर दिखाने के लिए। जब इंसान करवट बदलता है तो दिशा बदलती है, पर जब वक्त करवट बदलता है तो दशा बदलती है। आप सभी हिम्मत रखिए, पॉजिटिव रहिए, वक्त ज़रूर करवट बदलेगा और आपकी सारी समस्याएं हल होंगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जीवन में हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जीवन जो है ऐसा कोई नहीं है जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई हो। ऐसा भी कोई नहीं है जिसके लाइफ में कभी कोई मुसीबत ना आई हो। आप ज़िंदगी आपको जिस रूप में मिली उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। सोल्यूशन है तो बिल्कुल अच्छी बात है, पर नहीं है जैसे मेरा केस है, मेरे केस में अभी मेडिकल साइंस में कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आप ज़िंदगी को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, हंसते मुस्कुराते रहिए। समस्या अपने आप एक ना एक दिन बोर होकर भाग जाएगी। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मेरे फ्लोर पर काफ़ी सारे बच्चे एक साथ खेल रहे थे और अचानक से लाइट चली जाती है। तो सभी एक दूसरे को कहते हैं कोई हिलना मत, पर मैं फिर भी घर की तरफ आ रहा था। तो वो कहते हैं कि तुम भी मत हिलो। तो मैंने कहा ये आप सभी की प्रॉब्लम है, मैं तो अंधेरे में भी देख सकता हूँ। तो समस्या अपने आप बोर होकर भाग जाएगी, बस आप हंसते मुस्कुराते रहिए। और आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे जीटो के जितने भी मेंबर्स हैं, स्पेशली जैन कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके बारे में कहना चाहूँगा कि जैन कम्युनिटी आजकल एक ब्रांड बन चुकी है। आप देश के किसी कोने में चले जाएं या विदेश के किसी कोने में चले जाएं, जैन फूड मीन्स जैन फूड, प्योर सात्विक। और जैन फूड एक ब्रांड बन चुका है सिर्फ और सिर्फ उनके सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार और सात्विक आहार की वजह से। आज हमारा देश
नंबर 1 पर है पॉपुलेशन के मामले में। हमने चाइना जैसे देशों को पीछे कर दिया है, पर पॉपुलेशन में आप सभी का बहुत कम योगदान है, मात्र 0.4%। पर जो हमारे देश की इकोनॉमी है, जो 3% टैक्स पेयर्स हैं, उसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है, 25%। ये देश बहुत कृतज्ञ है, बहुत आभारी है आपके इस बड़े योगदान के लिए हमारे जीडीपी में, हमारे इकोनॉमी में। और इसी बात पर आइए मेरे साथ कहिए जय जिनेंद्र। अंत में अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी ने अपना कीमती समय मुझे दिया, मुझे बहुत ध्यान से सुना, बहुत धैर्य से सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजनी चाहिए फॉर आवर स्पीकर मास्टर प्रथमेश सिन्हा। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर स्पीकर मास्टर प्रथमेश सिन्हा। प्रथमेश जी, आपकी जो एनर्जी है, जो आपका इनोसेंस है, थ्रू आउट हिज टॉक जो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, I am sure he's lit the entire room with his energy. Now I'm quickly going to leave 1 to 2 minutes for a quick Q&A from the audience. If anyone has any questions for Prathmesh ji, I'm going to leave some time for Q&A from the audience if there are any questions. Are there any questions for Prathmesh ji? If there are, can we please pass on the caller mic? Yes, there's a question from an audience. Prathmesh ji, आपके लिए एक सवाल है। Prathamesh bhai, let me take the privilege to call you bhai. I have no question, but I want to kind of share an emotion. हमने सुना था वक्त थमता नहीं है, but आज मैंने फील किया कि वक्त थमता है। Whatever you just said, for whatever moment you were just saying, the time just stopped. In fact, you said you're 12-year-old. Now a 2-year-old person or a 60-year-old person can also kind of call you bhai because आपके लिए वक्त थमता है। I mean, your energy levels really were, I mean, each sentence of yours was really wonderful. Thank you so much for making it wonderful. प्रथमेश जी, ऑडियंस में से जिन्होंने आपसे बात की, he just wanted to thank you for your innocent energy and for your sense of humor and motivating everyone with your kind words. Would you like to say something? Yes. मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि इस पूरे जीटो के प्रोग्राम के लिए। उसके लिए आपका धन्यवाद, और जीटो के मेंबर्स ने मुझे इनवाइट किया, उनके लिए धन्यवाद। ये तो मेरा अंदाज है, बस आपको पसंद आया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you so much, Prathmesh ji. We all have taken back a lot from you today. Now I'd like to call upon a few members to felicitate our speaker for today. Prathamesh ji, just in case if you don't know, this entire audience just gave you standing ovation when you finished your talk. Lot of respect for you. Thank you very, very much. ये सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके इस प्यार और रिस्पेक्ट के लिए। ये आप सभी का प्यार है। मैंने तो अपने अंदाज में जैसा मैं सोचता हूँ वैसा बयां किया मैंने। आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. He talks like ChatGPT, isn't it?